गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ ऐसे लेसन के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम जब किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं और फिर हमें तरोताज़ा होने के लिए कुछ नया चाहिए, उसी लेसन के बारे में पढ़ते हैं। वो लेसन है पाठ 17 भारतीय सिनेमा की 100 वर्ष। सिनेमा बेटा एक बात पूछते हैं, जैसे आपकी मम्मी भी कई बार आती है, मैडम ये टीवी बहुत देखता है, मैम ये मोबाइल बहुत खेलता है, तो क्या कारण है इसका? क्योंकि हम एक ही एक चीज के लिए बोर हो जाते हैं, हमें उबाऊपन महसूस होता है ना, उब जाते हैं। तो हम अपने आप को तरोताजा रखने के लिए कुछ जीवन में कुछ मनोरंजक चीजें चाहिए ना, तो हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो क्या होगा, टीवी में जो भी प्रोग्राम आते हैं हम उसको देखकर खुश होते हैं, है ना, हमें बहुत हंसी आती है और वापस हमारे अंदर उत्साह का यानी ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो सिनेमा क्या है बेटा? फिल्म जगत दुनिया जो हमें प्रसन्नता प्रदान करे, खुशी प्रदान करे। तो हम फिल्म जगत की दुनिया कैसे आरंभ हुई है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब फिल्म जगत की दुनिया आरंभ करने से पहले हम पढ़ते हैं कि काम करते करते क्या होता है। व्यक्ति थककर जब बहुत उबाऊपन महसूस करता है, तब कुछ पल वो सुकून के जीना चाहता है। कई बार आपके घर में कहते हैं बहुत हो गया काम काम करके, अब मैं थोड़ी देर अपना खुद का पसंदीदा संगीत सुनना चाहती हूँ या पसंदीदा फिल्म देखना चाहती हूँ जिससे मुझे अच्छा लगे। तो ऐसे में काम आते हैं हमारे मनोरंजन के साधन, ठीक है ना। तो हमें पुनः तरोताजा अनुभव कराने वाले ये साधन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। समय के साथ साथ इनका भी रूप बदलता गया। अब जैसे सबसे पहले हम पैदा ही नहीं हुए, उसके पहले जब फिल्मी दुनिया हुई, फिल्म जगत हुआ, तब उस समय क्या इंसान पहले ही बोलना करना सब कुछ हो गया था क्या उसका? नहीं, पहले मुख्य फिल्में स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, नाटक भी आए, संगीत आए, है ना, नृत्य आए, तो धीरे धीरे उसका विकास होता गया। हमारे समक्ष मौजूद इन्हीं में से एक प्रमुख है भारतीय सिनेमा। अब भारतीय सिनेमा ने अपनी जीवन यात्रा के 100 वर्ष पूरे कर लिए। भारतीय सिनेमा ने 100 वर्ष पूरे कर लिए अपनी जीवन यात्रा के दौरान। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। इस दौरान इसका सफर मुख्य फिल्मों से शुरू होकर आज डिजिटल 3D तक पहुंच गया। पहले मुख्य फिल्म यानी जिसमें बोला नहीं जाता, सिर्फ इशारे किए जाते, वो फिल्में थी, और वहां से स्टार्ट हुई ये फिल्मी दुनिया, तो कहां पहुंच गई आज? 3D तक। विश्व में सर्वाधिक फिल्में भारत में बनती हैं। यह एक बड़े उद्योग के रूप में विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्रस्तुत पाठ में उसी के सफर से अवगत कराया। अवगत मतलब हमें उसी के बारे में जानकारी प्रदान की गई। दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में भारत में बनती है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में कहाँ बनती है? भारत में। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक खोल लेंगे और जैसे जैसे मैं पढ़ती जाती हूँ आप रीडिंग भी देखते जाएंगे और समझते भी जाएंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में भारत में बनती हैं। भारत में चलचित्रों की शुरुआत करने का श्रेय फ्रांस की ल्यूमियर ब्रदर्स के एजेंटों को जाता है। चूंकि 1995 में ल्यूमियर ब्रदर्स द्वारा सर्वप्रथम यूरोप में चलचित्रों का प्रदर्शन हो चुका था, तो फ्रेंच कैमरामैन मॉरिस सेस्टियर ने मुंबई के वॉटसन होटल में 7 जुलाई 1996 को एंट्री ऑफ सिनेमेटोग्राफी दिखाकर भारत में औपचारिक रूप से जनता के लिए सिनेमा उद्योग का शुभारंभ कर दिया। औपचारिक यानी सिर्फ दिखावे के रूप में, उसको बोलते हैं औपचारिक। और अनौपचारिक जिसमें फॉर्मेलिटीज नहीं होती है वो है अनौपचारिक। इस प्रकार भारत में दिखाई गई ये पहली फिल्म थी। कौन सी? एंट्री ऑफ सिनेमेटोग्राफी,
जो पूरी तरह से विदेशी थी, हमारी भारतीय फिल्म नहीं थी, पूरी कंप्लीटली वो विदेशी फिल्म थी। इसके बाद भारतीयों द्वारा विदेशी तकनीशियनों की सहायता एवं सहयोग से कई कम अवधि की फिल्मों का निर्माण किया। आज हम 2.5-3 घंटे की फिल्म देखते हैं। सबसे पहले जो फिल्म का टाइम, समय अवधि थी, समय की जो अवधि थी वो सिर्फ 40 मिनट्स, है ना, 40 मिनट की फिल्म बनाई गई। किंतु कोई भी फिल्म पूरी तरह से भारतीयों द्वारा बनाई गई नहीं थी। फिल्म बनाई गई लेकिन पूरी फिल्म भारतीयों द्वारा बनी हुई नहीं थी। इसके बाद दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में, सबसे पहली फिल्म दादा साहब फाल्के की कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 से हिंदी फिल्मों का शुभारंभ हुआ था। ये पूरी तरह से भारतीय फिल्म रही। इस फिल्म का सीमित रूप से सर्वप्रथम प्रदर्शन 21 अप्रैल 1913 को हुआ था, किंतु सार्वजनिक रूप से इसका प्रदर्शन जब 3 मई, सार्वजनिक यानी सोशल, सभी के लिए जब इसका प्रदर्शन हुआ तब कब हुआ था? 3 मई 1913 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में हुआ था। सभी के लिए, जो सब जने देख सकते हैं, तब मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में इसका प्रदर्शन हुआ था। तो वह एक ऐतिहासिक दिन एवं घटना के रूप में चिन्हित हो जाता। मैं वही भारतीय सिनेमा उद्योग हूँ, ये भारतीय फिल्म उनके बारे में बताया गया कि मैं वही भारतीय सिनेमा उद्योग हूँ वर्ष 2012, है ना। मेरी जीवन यात्रा के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में सब मेरे लिए शताब्दी समारोह का आयोजन कर खुशियां बांट रहे। जीवन के 100 वर्ष, भारतीय सिनेमा के जब 100 वर्ष पूरे, यानी कहां से, जब से आरंभ हुई है और जहां खत्म हो चुकी है, यानी आरंभ होते होते कब शुरू हुई थी, वापस उसकी शताब्दी कब पूरी हो गई है, तो 100 वर्ष के अंतराल में उसका वापस शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था और खुशियां बांटी जा रही थी। मेरी ये प्रथम फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। मुक्त फिल्म थी, यानी जिसमें सिर्फ इशारे ही होते थे, बोल नहीं सकते थे, मौन फिल्म थी ये। तथा उसमें सभी पुरुष कलाकारों ने अभिनय किया था। उस समय जब स्त्री की भी आवश्यकता होती थी, महिला वर्ग की आवश्यकता होती थी, तब पहले महिलाओं को आजादी नहीं थी, तो पुरुष ही महिलाओं का रोल अदा करते थे। समय आज की तरह महिलाओं को फिल्मों में काम करने की अनुमति नहीं प्राप्त थी, इसलिए पुरुष कलाकारों ने ही महिलाओं को भी, महिला की ही भूमिका अदा की। आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरा सफर राजा हरिश्चंद्र जैसी मुक्त और 40 मिनट की अल्पावधि वाली फिल्म से शुरू होकर आज 3D इफेक्ट और डॉल्बी डिजिटल साउंड जैसी आधुनिक तकनीक तक पहुंच गया है। यानी मौन फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, पहली फिल्म थी, वहां से स्टार्ट होकर, और वो उसकी समयावधि थी सिर्फ 40 मिनट्स, वहां से शुरू होकर 3D, है ना, और 3D इफेक्ट और डॉल्बी डिजिटल साउंड जैसी आधुनिक तकनीक तक पहुंच गया था। जैसे किसी का भी शुरुआती दौर सबसे मुश्किल तथा संघर्षों से भरा होता है। आज एक उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति भी क्या होते हैं, वो डायरेक्ट उद्योगपति तो नहीं हो सकते। सबसे पहले छोटा बिजनेस करेंगे, फिर धीरे 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 वो आगे बढ़ते जाएंगे और अपने उद्योग को फैलाते जाएंगे, और एक समय आता है जब वो बहुत बड़े उद्योगपति बन जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे भारतीय फिल्मों में भी सबसे पहले मौन फिल्म हुई, 40 मिनट की हुई, फिर धीरे 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 3D तक पहुंच चुकी, 3D है, डॉल्बी डिजिटल साउंड आधुनिक फिल्में हो चुकी, वहां तक पहुंच चुकी थी। उसी तरह आरंभ में मुझे भी बहुत मंद गति और कठिन समय का सामना करना पड़ा। किसको? फिल्मी दुनिया को, भारतीय फिल्म जगत। मेरे भले भांति फलने फूलने के लिए आवश्यकता की फिल्में बनती रहे, भली भांति फलने फूलने, यानी अपना उद्योग फैलाने के लिए क्या था, क्या चाहिए थी कि ये जो भारतीय फिल्में हैं वो निरंतर बनती रहे तथा प्रदर्शित होती रहे। प्रदर्शित होना मतलब दिखाते रहे, दिखती रहे। सबसे पहले कोलकाता के व्यवसायी J.F. मदान ने फिल्मों के प्रदर्शन के लिए सिनेमा थिएटरों की एक श्रृंखला शुरू की थी।
इन्होंने सिनेमा थिएटर यानी जिनको हम बोलते हैं रंगमंच। अच्छा, फिल्म भी क्या है जिसमें कलाकार होते हैं, वो अपना नाटक आरंभ करते हैं, एक कहानी को उस कलाकार के रूप में गठित करते हैं और वो आरंभ करते हैं। तो रंगमंच यानी उस रंगमंच पर खेलने वाले क्या होता है, नाटककार होते हैं, तो वो थिएटर कहलाते हैं। तो ये रंगमंच। प्रतिवर्ष 10 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाने लगा। कहां पर? कोलकाता के थिएटर में। 14 मार्च 1931 का दिन भी मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। इसी दिन आर्देशर ईरानी ने भारत की सर्वप्रथम बोलती फिल्म कौन सी? आलम आर। सबसे पहले बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आर प्रदर्शित की। मौन फिल्म कौन सी थी? भारतीय मौन फिल्म राजा हरिश्चंद्र। और बोलती फिल्म हो गई आलम आर। इसी दशक में साउंड तकनीक के विकास से गीत संगीतकार का भी मेरी दुनिया में आगमन हुआ। यानी फिल्मी दुनिया में धीरे धीरे साउंड सिस्टम के माध्यम से उसका गीत संगीतकार भी आ गए, उनका भी आगमन हो गया था। इंद्र सभा तथा देवी देवयानी फिल्मों के साथ मेरे आंगन में नृत्य संगीत की शुरुआत हुई। धीरे धीरे मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में स्टूडियो खुलने लगे। 1935 में आई देवदास फिल्म। देवदास फिल्म कब आई? 1935 में। देवदास फिल्म की सफलता ने मुझे एक उद्योग के रूप में अच्छी तरह स्थापित कर दिया। यानी फिल्मी जगत का विस्तृत रूप लेने के लिए, उसको फैलाने के लिए देवदास फिल्म का बहुत बड़ा सहयोग है, जो कब हुई थी? 1935 में। भारतीय व्यावसायिक फिल्में जिन्हें मसाला फिल्में भी कहा जाता है, व्यावसायिक फिल्में जिनको मसाला फिल्में कहा जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनती शुरू हुई। इन फिल्मों में गीत संगीत के साथ साथ एक्शन, डांस, रोमांस आदि सभी कुछ शामिल होने लगे। धीरे धीरे डांस भी होने लगे, रोमांस भी होने लगे, एक्शन भी होने लगे, गीत संगीतकार भी आ गए, है ना, सब कुछ शुरू हो गया। अब मेरी दुनिया पैसे और शोहरत की तड़क भड़क से जगमगा उठी। अब फिल्मी जगत की दुनिया पैसे की और शोहरत यानी ख्याति, प्रसिद्धि, उससे जगमगाने लगी। भारतवर्ष में तो मेरी फिल्में पूरे जोर शोर से चल ही रही थी कि तभी विदेशों में मेरी मांग होने लगी। भारत में तो उसका प्रचार प्रसार हो ही जाता, लेकिन विदेशों में भी इन भारतीय फिल्मों की डिमांड बढ़ने लगी। 1925 में हिमांशु राय द्वारा विदेशों में प्रदर्शित की जाने वाली पहली फिल्म भारतीय फिल्म कौन सी थी? लाइट ऑफ एशिया। हिमांशु कौन थे? हिमांशु राय ने 1925 में विदेशों में कौन सी फिल्म वो प्रदर्शित की थी? लाइट ऑफ एशिया। इसे विभिन्न यूरोपीय शहरों के साथ साथ लंदन में भी दिखाया गया। मेरा मुश्किल दौर बीत चुका था। अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हूँ। आज मैं भी बड़ी तीव्र गति से प्रगति कर रहा हूँ। सभी को फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है। जरा सा कोई बोरियत महसूस करते हैं, थोड़ा टाइम बीत जाता है, चलो थिएटर में चलते हैं, हम फिल्म देख के आते हैं और अपने आप को खुश यानी ऊर्जावान महसूस करते हैं। प्राइस वाटर हाउस की रिपोर्ट से आपको पता लग जाएगा कि मेरा आकार जहां वर्ष 2010 में 87.5 बिलियन था, वहीं 2017 तक मेरा आकार बढ़कर 156 बिलियन हो गया। 2011 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने कुल 1255 भारतीय फिल्मों को प्रमाणित किया था, जिनमें से 205 फिल्में तो हिंदी की ही थी। वही लगभग वर्तमान में यह संख्या लगभग 3000 तक पहुंच गई। 205 फिल्में कहां पहुंच गई? 3000। सन 1917 में कुल 1986 फीचर फिल्मों का निर्माण किया गया था। अब आपको मेरे विशाल आकार तथा संपन्नता का अनुमान हो गया। कौन बोल रही है? भारतीय सिनेमा। 1940 से 1960 तक की अवधि को फिल्मी इतिहासकारों ने मेरे जीवन का स्वर्णकाल कहा है। यानी 1940 से लेकर 1960 के बीच की जो अवधि है वो एक स्वर्णकाल है। इतिहासकारों ने इसको स्वर्णकाल बोला है। इसी समय समानांतर सिनेमा की शुरुआत हुई, जिस पर बांग्ला सिनेमा का प्रभाव था। इसी दौर की प्रमुख फिल्में हैं चेतन आनंद की नीचा नगर 1946 और सत्यजित रे की पथेर पांचाली 1955 में।
लगभग इसी समय गुरुदत्त की फिल्म प्यासा 1957 में और कागज के फूल 1959 में तथा राज कपूर की फिल्म आवारा 1951 और श्री 420 1955 वाणिज्यिक फिल्में मानी जाती। ये फिल्में साधारण जनजीवन की समस्याओं तथा सामाजिक विसंगतियों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करती है। साधारण जनजीवन है ना, जिसमें दैनिक जीवन में हम साधारण जीवन जीने का जो तरीका होता है, वो दैनिक जो आयाम होते हैं उनको बताया गया है उसमें, है ना। और क्या है, इसमें सामाजिक समस्याओं को बताया गया है। मेरी जीवन यात्रा के दौरान आपको अनेक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इनमें से प्राचीन संस्कृत नाटकों, महाकाव्यों, पारंपरिक लोक थिएटर, तमिलनाडु के तेरा कुकट्टू, बंगाल की यात्रा यानी पश्चिम म्यूजिकल टेलीविजन, हॉलीवुड तथा पारसी थिएटर, मिश्रित यथार्थवाद और कल्पना, संगीत और नृत्य, कथा और तमाशा का मिश्र रूप होता है आदि की स्पष्ट छाप मेरे उन्नति के राह में देखी जाती। अब मैं आपका परिचय कराता हूँ मेरी फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले बोर्ड से। भारतीय सिनेमा क्या बोलता है कि अब वो किससे परिचित करवा रहे हैं, सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले बोर्ड से। कि सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित कौन करता है, इसका नाम है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। यानी इसको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है। इस बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इस बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के अध्यक्ष द्वारा। अध्यक्ष के अतिरिक्त बोर्ड में अन्य 16 गैर सरकारी अधिकारी होते हैं। इस बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। सारा कंट्रोलिंग पावर मुंबई में है तथा हैदराबाद, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, कटक, गुवाहाटी और मुंबई में इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए। यानी इन जगहों पर इसका कंट्रोल होता है। यह बोर्ड चलचित्र अधिनियम 1952 के अंतर्गत जारी की गए प्रावधानों के अनुसार फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। बोर्ड के अध्यक्ष समय समय पर बदलते रहते हैं। मुझसे संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समारोह के आयोजनों के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 1973 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापना की थी। यही निदेशालय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित करता है तथा यह निदेशालय विभिन्न वर्गों के अंतर्गत अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। अब कैसे, जैसे भारत सरकार की ओर से विशेष फिल्मों का प्रदर्शन करना, प्रिंट संग्रहण तथा अभिलेखन करना, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारतीय सिनेमा पर चयन, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेना, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम तथा विदेशों में शिष्टमंडलों के जरिए भारतीय फिल्म प्रदर्शन का आयोजन आदि। इनके साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, फिल्म विभाग, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, सत्यजित रे फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, भारतीय बाल फिल्म समिति आदि भी वर्षों से मेरी यानी भारतीय सिनेमा उद्योग की उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी मेरी उन्नति के प्रोत्साहन की सीढ़ियों का काम करते हैं। भारत सरकार ने 1954 में उससे पिछले वर्ष 1953 में प्रदर्शित फिल्मों को पुरस्कृत करते हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देना आरंभ किया। सर्वप्रथम यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसको दिया गया, उत्तम कुमार और नरगिस दत्त। यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उत्तम कुमार को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नरगिस दत्त को यह पुरस्कार दिया गया। 1969 में भारत सरकार ने मेरी विकास एवं वृद्धि में किसी फिल्मी व्यक्तित्व के अतुलनीय योगदान यानी जिसकी तुलना न की जा सके ऐसे योगदान के लिए भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पितामह मतलब दादा, भारतीय सिनेमा के पितामह यानी दादा साहब के नाम से दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की। सर्वप्रथम यह पुरस्कार 1969 में ही देविका रानी को दिया गया था।
कौन सा पुरस्कार? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सबसे पहले किसको दिया गया था? देविका रानी को। कब दिया गया था? 1969। इस पुरस्कार के अंतर्गत स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र तथा शाल प्रदान किया जाता है। स्वर्ण कमल 10 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र मतलब सम्मान पत्र, सर्टिफिकेट और एक शॉल उड़ाकर सम्मान किया जाता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की शुरुआत 1952 में हुई थी। 2004 से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए स्थायी जगह के रूप में गोवा को निश्चित कर दिया गया। इससे पहले ये समारोह भारत के प्रमुख महानगरों में आयोजित किए जाते थे। 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 नवंबर से 30 नवंबर 2017 तक गोवा में आयोजित किया गया। फिल्म समारोह कब हुआ था? 48वां 20 नवंबर से 30 नवंबर 2017 में गोवा में फिल्म समारोह आयोजित किया गया। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर में भी मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 1957 में पहली बार किसी भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया, यानी नाम दर्ज किया गया। नामांकित करना मतलब उसके नाम को चयनित किया गया। फिल्म का नाम था मदर इंडिया। इसके बाद 1981 में सलाम बॉम्बे तथा 2001 में लगान को भी ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया। किस किस को किया गया था? एक तो मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान, इनको ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए इनका नाम लिखा गया था, चयनित किया गया था, परंतु इनमें से किसी को भी ये पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। भानु अथुरिया ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त कर रही प्रथम भारतीय महिला, और ये ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले कौन सी महिला को दिया गया? भारतीय महिला भानु अथुरिया। उन्हें यह पुरस्कार 1982 में गांधी फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला। वो भी उसको अभिनय करने के लिए नहीं, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। आखिरकार वर्ष 2009 में डैनी बॉयल के निर्देशन में बनी फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर 10 में से 8 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने में सफल रही। इस फिल्म में अधिकतर कार्य भारतीयों ने ही किया था। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए गुलजार, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए A.R. रहमान तथा साउंड मिक्सिंग के लिए रसूल पुट्टी ने ऑस्कर प्राप्त किया। A.R. रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में उन्हें संगीत के लिए 3 ऑस्कर नामांकन हासिल। इसी फिल्म के गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक, कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार मिले। ऑस्कर में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ मैंने फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। कांस शहर में आयोजित होने के कारण कांस फिल्म समारोह के नाम से मशहूर इन समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म चेतन आनंद की नीचा नगर 1946 थी। इससे समारोह का ग्रांड प्रिक्स प्राप्त हुआ। इसके बाद भी 1951 में अमर भोपाली, 1954 में 2 बीघा जमीन, 1955 में पथेर पांचाली, 1982 में खरीज, 1988 में सलाम बॉम्बे तथा 1999 में केरलाई फिल्म माराना सिंहासनम ने कांस फिल्म समारोह में शानदार पुरस्कार प्राप्त किया। भारतीय सिनेमा दादा साहब फाल्के के राजा हरिश्चंद्र 1913 से आरंभ होता है और उसकी अब तक के 100 वर्ष से अधिक की अवधि में अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक फिल्में बनाई गई। पहले हरिश्चंद्र 1913 में बनी और अभी 2013 जा चुका है, यानी 100 वर्ष इसके पूरे हो चुके। निर्माता, निर्देशक, कलाकार और तकनीकें बदलती रही। तकनीकें तो भी जैसे जैसे आधुनिक युग तकनीकें बदलती रही, निर्माता निर्देशक भी बदलते रहे और उसके साथ भारतीय सिनेमा भी बदलता गया। नए नए आधुनिक साधन आ गए, है ना। बाजारवाद के प्रभाव में आया सिनेमा पैसे कमाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु बाजार में आए सिनेमा के कारण पैसे कमाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाजार में बिकने वाली
न बने तो उसका भविष्य तेजोमय होगा, यानी उसका भविष्य प्रकाशित हो जाएगा। दबंग, दंगल जैसी फिल्में वर्तमान में भारतीय सिनेमा की पहचान बन गई। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय सिनेमा में बॉलीवुड की फिल्में और अन्य प्रादेशिक भाषाओं की फिल्में दुनिया की किसी भी उत्कृष्ट फिल्म को टक्कर देने की क्षमता रखती हैं। इतने सारे प्रोत्साहन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की ख्याति दिलाने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ, क्योंकि आपकी यानी दर्शकों की रुचि ने ही फिल्मों को लोकप्रिय बनाकर मेरी सतत उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। निरंतर, सतत मतलब निरंतर उन्नति का, लोगों की रुचि, लोगों का रुझान निरंतर अगर फिल्म देखने में बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, उसका मार्ग और प्रशस्त होता जाएगा, आगे निरंतर बढ़ता जाएगा, इसमें उन्नति करता जाएगा, है ना। अब हम इससे कुछ शब्दार्थ लेकर करेंगे। औपचारिक, दिखाओ, मुक्त, मौन, अल्पावधि, कम समय, अल्प मतलब कम, अवधि मतलब समय, थिएटर, रंगमंच, सॉरी यहाँ पर रंगमंच होगा, ठीक है, थिएटर, रंगमंच, शौहरत, ख्याति, प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र, तेजोमय, जगमगाता, सतत, लगातार, ठीक है। हम इसके राइट डाउन देख लेते हैं। 21 अप्रैल 2013 को दादा साहब फाल्के द्वारा प्रदर्शित राजा हरिश्चंद्र की पहली पूर्णतः भारतीय फिल्म थी। ये राइट 1913 में होती है और पूरी तरह से भारतीय थी और ये मुक्त फिल्म थी। पहली बोलती भारतीय फिल्म आर्देशर ईरानी ने बनाई थी, राइट। बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। फिर ये आपका 2011 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने कुल 1550 भारतीय फिल्मों को प्रमाणित किया था, गलत। 2004 से गोवा को अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए निश्चित स्थान बनाया गया, राइट। 2009 में रेशल पुकुट्टी ने सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए ऑस्कर प्राप्त किया, गलत। एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले किस अभिनेत्री ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया था? नरगिस दत्त ने। इनमें से किस फिल्म का ऑस्कर के लिए नामांकन नहीं कराया गया? लगान। भारतीय सिनेमा उद्योग के आंगन में नृत्य संगीत की शुरुआत कौन सी फिल्म से हुई थी? इंद्रसभा। विदेशों में पहली भारतीय फिल्म किसने प्रदर्शित की थी? हिमांशु राय ने। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक संस्था के रूप में किसके अंतर्गत कार्य करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, आपको जो भी वर्क पीडीएफ में भेजा जाएगा आपको पॉजिटिवली करना है।